तो स्वागत है आप सबका संडे विद सुपर बैटल में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। रियो वर्डेल वर्सेस हेला। अब रियो वर्डेल को हमने अगाथा शो में देखा था, जहां हमें पता चला कि ये ग्रीन विच है, जिसकी वजह से काफी पावरफुल मैजिक यूजर बन जाती है। लेकिन साथ में ये डेथ भी है, मतलब मार्वल की वो कॉस्मिक एंटिटी जिसे खुश करने के लिए थैनोस ने हाफ यूनिवर्स को खत्म कर दिया था। ये बात अलग है, थैनोस फिर भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन रियो वर्डेल के पास बहुत सारी पावर्स देखने मिल जाती है, जैसे शेप शिफ्टिंग, नाइओमनिपोटेंस, लेविटेशन, सोल मैनिपुलेशन, पोर्टल क्रिएशन, टेलीकिनेसिस, पावर एब्जॉर्प्शन और बहुत सारी पावर्स है इसके पास। लेकिन जो चीज रियो को दूसरों से अलग बनाती है वो है कि ये कॉस्मिक एंटिटी है जो खुद कंसेप्ट ऑफ डेथ है। इसलिए यूनिवर्स में जब भी कोई मरने वाला होता है उसे आखिरी बार डेथ को देखना होता है। बट इतनी पावरफुल होने के बाद भी डेथ की कुछ लिमिटेशंस है, जिसे नेचर के रूल को ब्रेक नहीं कर सकती। इसलिए अगर किसी की मौत उस स्पेसिफिक मोमेंट पर नहीं लिखी है तो डेथ उसका कुछ नहीं उगाड़ सकती। ये बात अलग है, अगर ये अपने पे आ जाए तो रूल्स को ब्रेक कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से डेथ को लिविंग ट्राइब्यूनल से डील करनी होगी। लेकिन अगर बात करें हेला की, तो ये एसगार्ड की गॉडेस ऑफ डेथ है, जो पिछले 15 सालों से हेल में ट्रैप थी। लेकिन बाहर आते ही इसने म्यूनर को तोड़ दिया, अच्छे खासे अमाउंट में एसगार्डियंस आर्मी को कूट दिया। इवन रैग्नारोक टाइमलाइन वाला थोर इतना कैपेबल नहीं था कि हेला को वैल्करी के साथ मिलकर रोक पाए। वैसे ओडिन के स्पेल की वजह से हेला म्यूनर के लिए वर्दी नहीं थी, लेकिन हेला की स्ट्रेंथ लेवल बहुत अच्छी है, इसलिए उसे किसी म्यूनर की जरूरत भी नहीं है। पर ये अपनी बॉडी को हील कर सकती है और नेक्रोसोर्ड प्रोड्यूस करती है, जो रूमेटल के प्लेटिंग को भी कट कर देती है। अब जब ये बींग्स एक दूसरे के सामने आएगी तब हमें पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप देखने मिलेगा, क्योंकि हेला एक एसगार्डियन है, जबकि डेथ एक कॉस्मिक एंटिटी जो उसे पोजीशन वाइज सुपीरियर बना देती है। ऊपर से हेला की पावर्स मैजिक बेस्ड है, लेकिन हेला एक ट्रू मैजिक यूजर नहीं है। बट रियो हेला के ऊपर अपने मैजिक स्पेल का यूज कर सकती है। और फाइनली हेला कितनी भी पावरफुल बन जाए, वो कभी डेथ के कंसेप्ट को नहीं मिटा सकती। हेला मौत की देवी है, जबकि ग्रीन विच खुद मौत है। हेला किसी ना किसी दिन ऐसे सिचुएशन में आ जाएगी जब वो किसी के हाथों मारी जाएगी, नहीं तो कोई उसका गॉडेस का टाइटल छीन लेगा। लेकिन जो खुद मौत है उसका टाइटल किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते और ना ही उसका एग्जिस्टेंस मिटा सकते हैं। इसलिए डेथ के सामने जब तक बियॉन्डर्स या फिर लिविंग ट्राइब्यूनल नहीं आते तब तक डेथ एक ट्रूली इमॉर्टल बीइंग है, जिसे हेला सिर्फ अपने नेक्रोसॉर्ड के भरोसे रहकर नहीं मार सकती। इसलिए रियो वर्डेल बड़ी आसानी से यहाँ विनर बन जाएगी। थॉर वर्सेस स्ट्रोम। अब वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को व्हाट इफ के आने के बाद कवर करने वाला था, लेकिन गॉडेस ऑफ थंडर को आने में अभी टाइम है, इसलिए आज हम लाइव एक्शन को कंपेयर कर देते हैं। अब हम सबको पता है कि थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है, जिसकी वजह से वो नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर पाता है। लेकिन दूसरी ओर स्ट्रोम है, जो एक म्यूटेंट है, लेकिन ये भी लाइटनिंग और अदर फोर्सेस को कंट्रोल कर पाती है। बस फर्क इतना है कि स्ट्रोम की पावर्स हेवीली डिपेंडेंट है उसके इमोशंस पर। अब वेपन्स की बात करें तो थॉर के पास एसगार्ड के दो सबसे पावरफुल वेपन्स है, म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर। म्यूनर इजीली कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और स्टॉर्म ब्रेकर तो अपने आप में एक प्लेनेटरी लेवल का हथियार है। बट स्ट्रोम के पास एज सच कोई स्पेसिफिक वेपन देखने नहीं मिलता। इसके बाद स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एसगार्डियन होने की वजह से थॉर की ड्यूरेबिलिटी सारे एवेंजर्स में बहुत अच्छी है। ये नीडावेलर के रिंग को मूव करने से लेकर पावर स्टोन के टच तक को सर्वाइव कर चुका है और पिछले 15 साल में ना जाने गॉड ऑफ थंडर कितने डेडली अटैक से जिंदा बच गया। पर स्ट्रोम भले ही सबसे पावरफुल म्यूटेंट में से एक है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ एक एनहांस्ड ह्यूमन लेवल पर ही देखने मिलती है। स्ट्रोम को कई बार सड़क छाप म्यूटेंट्स भी कूट कर जा चुके हैं। इनफैक्ट जब एपोकलिप्स ने स्ट्रोम की पावर्स को एनहांस कर दिया था, तब भी उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स में कोई डिफरेंस देखने नहीं मिला। वैसे पावर से याद आया, दोनों की एबिलिटी सेम है। दोनों लाइटनिंग चैनलाइज कर सकते हैं, हरिकेन्स और टोर्नाडो बना लेते हैं और हवा में लेविटेट करना भी दोनों को आता है। अब जब ये दोनों फाइट करेंगे तब थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक की इंटेंसिटी हमें ज्यादा देखने मिलेगी, लेकिन स्ट्रोम को लाइटनिंग स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। सेम कहानी थॉर के फेवर में जाएगी, जो खुद गॉड ऑफ थंडर है, उसे स्ट्रोम की लाइटनिंग और विंड मैनिपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब यहाँ से थॉर को उसकी स्ट्रेंथ और वेपन का एडवांटेज मिलेगा। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से स्ट्रोम के फिजिकल अटैक्स थॉर पे काम नहीं करने वाले। साथ में वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि म्यूनर और स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से काउंटर कर पाए। इसलिए पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बाद भी रॉ पावर और वेपन्स के एडवांटेज थॉर के पास है, जिसकी वजह से वो एक डेडली फाइट में विदाउट लाइटनिंग पावर से जीत जाएगा। कैन आयरन मैन फाइट थैनोस विद स्पेस स्टोन? अब हम ऑलमोस्ट एक डेकेड से स्पेस स्टोन को देखते आ रहे हैं। इसे कभी कोई टेलीपोर्टेशन के लिए यूज करता है, नहीं तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाने के लिए। लेकिन जब बात आती है थैनोस की, तो इसने स्पेस स्टोन को ज्यादा टाइम सिर्फ टेलीपोर्टेशन के लिए यूज किया था। अब आयरन मैन टाइटन प्लैनेट पर ऑलरेडी 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस से फाइट कर चुका है, इसलिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ स्पेस स्टोन से फाइट करना। लेकिन स्पेस स्टोन सिर्फ टेलीपोर्टेशन एबिलिटी नहीं देता, इस इन्फिनिटी पत्थर से टेलीकिनेसिस और फेजिंग भी हो जाती है। इसलिए जब आयरन मैन थैनोस के सामने आएगा, तब थैनोस स्पेस स्टोन की मदद से आयरन मैन को एक ही जगह पर रोककर उसे क्रश कर सकता है, या फिर हल्क बस्टर की तरह आयरन मैन को फेस कंडीशन में ला देगा, जिसके बाद आयरन मैन का एक भी अटैक थैनोस पे काम नहीं करेगा। इसलिए फाइट करने के लिए तो आयरन मैन भिड़ सकता है, लेकिन इस फाइट में आयरन मैन का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्कारलेट विच वर्सेस ज़ियस। अब स्कारलेट विच के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, जैसे पहले ये सिर्फ टेलीकिनेसिस और माइंड मैनिपुलेशन किया करती थी, लेकिन डार्क होल्ड पढ़ने के बाद इसकी पावर्स एक डिफरेंट लेवल
ऊपर चली गई। अब स्कारलेट विच ने एमसीयू के हेवी हिटर्स को काफी बुरी तरीके से मारा है, फिर सामने इल्यूमिनाटी की पूरी टीम हो या फिर थैनोस, स्कारलेट विच को कोई फर्क नहीं पड़ता। वंडा अकेली इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी टेक डाउन कर सकती है सिर्फ अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से। लेकिन जब बात आती है ज़्यूस की तो ये ओलंपस का किंग है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ज़्यूस ने कुछ भी नहीं किया। ज़्यूस की सिर्फ एक चीज अच्छी थी और वो इसका थंडरबोल्ट, जो अपने आप में एक एंटायर आर्मी को मार गिरा सकता है। ज़्यूस के ना तो हमें कोई फीट्स के बारे में पता चला और ना ही इसके अटैक्स के बारे में। ये तो खुद को थंडरबोल्ट से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएगी तब स्कारलेट विच ज़्यूस को बीट कर सकती है। अब आई नो ज़्यूस एक स्काई फादर है, उसकी पोजीशन स्कारलेट विच से बहुत ऊपर है, लेकिन स्कारलेट विच चाहे तो पूरे यूनिवर्सल लेवल पर हेक्स बनाकर ओलंपस को अपने अंडर कंट्रोल कर सकती है। और अभी हमें नहीं पता कि ज़्यूस रियलिटी मैनिपुलेशन से कैसे बच पाएगा। ऊपर से ये गॉड अपने थंडरबोल्ट पर काफी डिपेंडेंट है, लेकिन स्कारलेट विच को इस वेपन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डैमेज होने पर वो क्योस मैजिक से खुद को हील कर लेगी, इसलिए अभी के लिए स्कारलेट विच की सुपर पावर्स और फीट्स बहुत ज्यादा बेटर है ज़्यूस की कंपैरिजन में। तो ओवरऑल देखे तो स्कारलेट विच ज़्यूस को बीट कर देगी। आगे था हार्कनेस वर्सेस फ्रीगा। अब हार्कनेस वैसे तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अपने लाइफ टाइम में काफी पावरफुल मैजिक यूजर रह चुकी है, क्योंकि कई सेंचुरी से दूसरे विचेस का मैजिक एब्जॉर्ब करके खुद की लाइफ और पावर्स को बढ़ा देती है। अब अगाथा के पास कई सारी मिस्टिकल पावर्स है, जैसे एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपैथी अटैक्स, रून मैजिक कास्टिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन और एब्जॉर्प्शन। और इसने डार्क होल्ड भी पड़ी है, जिसकी वजह से अपने डार्क मैजिक की वजह से बाकी मैजिक यूजर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और इस पर तो वंडा के हेक्स ने भी काम नहीं किया था। लेकिन जब बात आती है फ्रीगा की, तो ये थॉर की मदर है, जो बचपन से विचेस के साथ बड़ी हुई है और एसगार्ड की सबसे पावरफुल मैजिक यूजर में से एक है। और फ्रीगा की वजह से लोकी ने अपना मैजिक सीखा था, क्योंकि लोकी बचपन से फिजिकली काफी कमजोर था। तो टाइम के साथ लोकी थॉर से पीछे ना रह जाए, इसलिए फ्रीगा ने उसे इल्यूजन बनाना सिखा दिया। और लव एंड थंडर में हमें पता चला कि फ्रीगा हैंड टू हैंड बैटल में भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि जब थॉर छोटा था तब फ्रीगा भी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन जब बात आती है आगाथा और फ्रीगा में कौन ज्यादा सुपीरियर है, तो ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रीगा एक फीटलेस कैरेक्टर है, उसे हमने मैजिक यूज करते हुए कभी नहीं देखा, जबकि आगाथा के बहुत सारे स्पेल्स हमें ऑलरेडी पता है। अब आगाथा के पास बहुत सारे फीट्स है, लेकिन उसे डायरेक्टली विनर बना देना गलत है। और फ्रीगा एक एसगार्डियन होने के साथ हजारों सालों का लाइफ और मैजिक एक्सपीरियंस कैरी करती है, इसलिए वो कुछ चीजों में सुपीरियर बन जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स को बेस बनाकर हम किसी को भी विनर नहीं बना सकते। इसलिए इन दोनों के बीच में अभी के लिए टाई होता है। कैप्टन अमेरिका वर्सेस ग्रीन लैंटर्न बेसिकली एक मिसमैच है। कैप सिर्फ एक सुपर सोल्जर है, जबकि ग्रीन लैंटर्न गैलेक्सी के एक सेक्टर को प्रोटेक्ट करता है। लैंटर्न चाहे तो एक एनर्जी ब्लॉक बनाकर कैप को उसके अंदर ट्रैप कर देगा और सीधा स्पेस के अंदर फेंक देगा। इन रिटर्न कैप्टन अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए ग्रीन लैंटर्न बड़े आसानी से जीत जाएगा यहाँ पर। बकी वर्सेस किलमोंगर। अब वैसे तो पहले दोनों नॉर्मल ह्यूमन ही हुआ करते थे, लेकिन फिर बकी को सुपर सोल्जर के इंजेक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से वो पीक ह्यूमन बन गया। और हाइड्रा वालों ने एक फ्री में मेटेलिक हाथ भी दे दिया था, लेकिन आयरन मैन ने इसे तोड़ दिया, जिसके बाद बकी को वाइब्रेनियम से बना हाथ मिला। बस इसकी एक वीकनेस है, जो है इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही ये हाथ कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज हो जाता है। और रही बात किलमोंगर की, तो ये तेचाला का भाई है, जो एक फेयर फाइट में तेचाला को बीट करके वकांडा का किंग बन गया था। हार्डशिप हब की वजह से किलमोंगर की स्ट्रेंथ भी एनहांस्ड हो चुकी है, और ये ब्लैक पैंथर की तरह एक वाइब्रेनियम सूट पहनकर चलता है, जो नैनोटेक पर बेस्ड है। इसमें शार्प क्लॉज है और काइनेटिक एनर्जी को प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी है। अब ब्लैक पैंथर और बकी सिविल वॉर में ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, जिसका रिजल्ट किसी के फेवर में नहीं आया था, लेकिन किलमोंगर ज्यादा एग्रेसिव तरीके से फाइट करता है। बकी काफी अच्छी फाइट कर लेता है और वाइब्रेनियम हाथ को उसे एडवांटेज तो मिलेगा, लेकिन बकी की पूरी बॉडी एक्सपोज्ड है। पीक ह्यूमन होने की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन वाइब्रेनियम से बकी की स्किन को कट कर सकते हैं। दूसरी तरफ किलमोंगर है, जो सेम लेवल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है, बट वाइब्रेनियम आर्मर की वजह से उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी। किलमोंगर पर जितने भी अटैक्स हो गए वो सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए अगर किलमोंगर के पास उसका आर्मर ना हो तो 50% चांसेस बन जाते हैं कि बकी विनर बन सकता है। लेकिन किलमोंगर अगर अपना आर्मर पहन ले, उसके बाद 98% चांसेस है कि बकी बुरी तरीके से हार जाएगा। 2% में बकी इसलिए जीत सकता है क्योंकि वाइब्रेनियम सूट भी इलेक्ट्रिक अटैक से वर्नेबल है। तो बकी अगर स्मार्ट वर्क करे और प्रेप टाइम के साथ फाइट करता है तो किलमोंगर को बीट किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ आज के सारे सैंडिविच सुपर बैटल के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।